अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम सलाम। शुक्र है अल्लाह का। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। स्टार्ट करें? मेरे ख्याल में 19 तो आ गए हैं लोग। स्लाइड also शेयर हुई? यस सर। यस सर। ये बेसिकली भी हम पावर प्लॉट जो है आपको बताया था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स टूल की एक्सटेंशन है। कुछ थोड़ा बहुत ये रिव्यू है, ठीक है। ये कुछ स्लाइड्स थी जिसके ऊपर ये बेसिकली आपकी बुक से ही जो एमएमएल वकील की है पावर प्लांट्स की, उसी में से ये बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स रिव्यू है ये वही लिया गया है। लेकिन आप अपने रिव्यू के लिए बेशक जो थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स है ना, बल्कि आपको मैं यही जो है एडवाइस करूंगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स में अपनी बुक्स यूज की थी, थर्मो 1 या थर्मो 2 जो आपने पढ़ी थी, वो आपने कौन सी बाइक यूज की थी? सेंजल की थी या उसके अलावा है सेंजल की, या दूसरी कौन सी है? स्पीरो की है? हाँ, मुरान स्पीरो की है। यस सर, मुरान शपीरो की थी। यूज की थी, ठीक शपीरो है। वाली उस सर। सही है। आप उसमें से ना जो बेसिक्स है ना, ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसकी जो इक्वेशन है, वो थोड़ा आप उस पे से काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले चले बात करते हैं, रिवाइज करते हैं, सिस्टम्स की बात करें। तीन काइंड ऑफ सिस्टम जो हमने स्टडी किए थे थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने किए होंगे। आपके पास एक होता है, आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है, फिर एक क्लोज सिस्टम होता है, और एक आपके पास ओपन सिस्टम होता है। कोई डिफाइन करेगा बारी बारी आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? प्लीज, याद होगा ना यार हम लोगों को। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है। यस सर।
आइसोलेट का मतलब मेरे ख्याल में वही सिस्टम होएगा जिस पे कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट ना हो रहा है, वो सेपरेट हो, उसके अपने उसका जो है वो। एग्जैक्टली आइसोलेटेड सिस्टम वो है। अच्छा, पहली बात ये कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम जो हमारे इंटरेक्ट करते हैं सराउंडिंग, दो चीजें होती हैं। एक होता है, बल्कि तीन, एक तो हम ओवरऑल बात करते हैं पूरी यूनिवर्स, ठीक है, एक यूनिवर्स है। दूसरी चीज है सिस्टम। सिस्टम की अपनी डेफिनेशन है, कोई भी अंडर ऑब्जर्वेशन चीज है हम उसको सिस्टम बोलते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, वो लाजमी नहीं कि उसकी बाउंड्रीज जो है वो फिजिकली बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हों। लेट्स सपोज एक रूम है ना, इस रूम के अंदर ही मेरे सामने कुछ भी जो थोड़ी सी स्पेस है उसको ही मैं बेसिकली लेट्स सपोज मैं ऑब्जर्व करूं, बिल्कुल मेरे ना किसी में सामने 1 मीटर क्यूब लेट्स सपोज मेरे पास जो उस क्यूब में जो इमेजिनरी 1 मीटर क्यूब है बनाए हुए मैंने, उसमें जो एयर है लेट्स सपोज मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। वहां पे मैं लेट्स सपोज फार्मर टेम्परेचर और प्रेशर या कुछ भी जो डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास अंडर ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास इसके अंदर जो मैथ होगा, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये सिस्टम है। अच्छा, अब ये एक सिस्टम है। दूसरा होता है सराउंडिंग। उस सिस्टम के अलावा जो भी उससे बाहर जो एक्सटर्नल है जो कि उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, वो हमारे पास सराउंडिंग आता है। और बाकी फिर ओवरऑल यूनिवर्स आती है जिसके अंदर जो है सराउंडिंग कौन सा होता है, वो वाला जो उसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी फाजमन में अगर यहाँ पे बैठे हूँ, यहाँ पे सिस्टम है, अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, तो इसका सराउंडिंग ये वाला एरिया है जो लेस्पल मगर IST में इस रूम में बैठा हूँ, तो इसके आसपास जो बाकी जो एयर है वो इसका सराउंडिंग है, ना कि इसकी जो है वो लाहौर वाली जो एयर है वो दैट्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट दैट नॉट पार्ट ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, तो सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो दो फॉर्म में करता है थर्मोडायनामिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। एक वर्क की फॉर्म में और एक है हीट की फॉर्म में, ठीक है। वर्क में फिर आगे डिफरेंट है, वो जिस तरह हमारे पास अगर हम रियल सिस्टम्स के एग्जांपल दें, लेट्स सपोज कंप्रेसर हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम। कंप्रेसर में हम वर्क किस तरह हम देते हैं, कुछ बताएगा? हेलो, सो तो नहीं रहे सारे? सर एयर इनटेक होती है नो सर, जाग रहे हैं। गुड, बताओ ना, कंप्रेसर जो है उसको मैं वर्क कैसे दे रहा होता हूँ, मैं एनर्जी उसको किस तरह दे रहा हूँ? एनर्जी सप्लाई है ना बेसिकली, इंटरेक्शन है, मेरे इंटरेक्शन कंप्रेसर के साथ क्या होगा, सिस्टम कैसे रन करता है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो भी हम थर्मोडायनामिक सिस्टम या कंडीशनिंग सिस्टम ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें, तो हम उसके साथ जो देते हैं बाकी तो क्लोज लूप है। आने वाला समझ लें हमने क्या किया, हमने परचेज किया, हमने परचेज का हमने लगा लिया, उसके अलावा हमने अंदर ऑपरेटर लगा लिया, बाहर कंडेंसर लगा लिया, पाइप फिटिंग सेटिंग हमने कर दी। लेकिन अब उसमें एनर्जी इनपुट क्या आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसमें जो कंप्रेसर में, और वो कंप्रेसर के साथ होती है मेन, उसमें कंप्रेसर उसको ऑपरेट करवा रहा था। तो जो कंप्रेसर है, तो उसमें हम जो दे रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं, वो बेसिकली वो क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मीन के वर्क की भी डिफरेंट फॉर्म है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। अच्छा, तो एक सिस्टम आपका वर्क की फॉर्म में करता है, इंटरेक्शन होती है। दूसरा इंटरेक्शन है हीट की फॉर्म में। अब जिस तरह लेट्स सपोज आपके पास कंडेंसर या इवेपोरेटर्स हैं उस सिस्टम के, वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की वो एग्जांपल थी कि जिसका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन हो, ना ही इन द फॉर्म ऑफ मास, ना ही बल्कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या वर्क, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। नीदर आई मीन नीदर मास। अच्छा, तीसरा जो चीज बताना था, एक वर्क की फॉर्म में इंटरेक्ट करता है, एक एनर्जी यानी एनर्जी सॉरी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सिस्टम इंटरेक्ट जो सराउंडिंग के साथ करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कर सकता है। और एनर्जी किस तरह इंटरेक्ट करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। ये दोनों जो है इसकी फॉर्म, वो एनर्जी की फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा, यानी कि एनर्जी में मजीद आगे दो है, वर्क और हीट की फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा। दूसरी चीज जो थी मैस थी, मैस की फॉर्म में भी इंटरेक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास पंप्स की हम बात करें, एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है, वो फिर कंडीशन होकर आगे फिर वो प्रेशराइज होकर जा रहा है, ये हमारे पास मैस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें ना तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ना ही इन द फॉर्म ऑफ मैस
सिस्टम इंटरेक्ट करे सराउंडिंग के साथ, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें मैस की फॉर्म में इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता, कोई मैस इन या आउट नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो इंटरेक्ट कर होता है सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान, वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। ये वो हमारे पास होता है क्लोज सिस्टम। अब ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम ये क्लोज सिस्टम के साथ साथ अगर चलेंगे, हम एग्जांपल्स की बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की पहले बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम हमने कहा कि जी ना तो इन द फॉर्म ऑफ मैस ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट करता है। उसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, जिस तरह हमने क्या किया कि लेट्स सपोज एक थर्मस है, वो ऊपर से टाइट है, उसके अंदर जो है ढकना अपने सही टाइट किए हुए और उसके अंदर जो है ना वो चाय आपकी गर्म पड़ी हुई है, ठीक है, और थर्मस आप अज्यूम करके बहुत अच्छा इंसुलेटेड है, तो अंदर, और अब क्या है कि अब वो बिल्कुल, अब उसमें ना तो कोई इन हो रही है ना आउट हो रही है, ना कोई लेस एयर चाहे कुछ भी आपस में इन आउट नहीं कर रहे, और वो सिंपल पड़ा हुआ है वहां पे, तो मीन क्या हुआ, मैस इंट्रैक्शन नहीं है, प्लस वो सही इंसुलेटेड है, तो ना ही आप उसको कोई वर्क दे रहे हैं, वैसी बाउंड्री जो उसकी फिक्स्ड है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं दे रहे, और ना ही आप उसको जो है वो हीट दे रहे हैं, आपने उसको इंसुलेट भी प्रॉपरली किया हुआ। तो वो हमारे पास सिस्टम कौन से, वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की वन ऑफ एग्जांपल है। इसके अलावा क्लोज सिस्टम की हमने बात की। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिनके मैस इंट्रैक्शन नहीं होता लेकिन एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। इसकी एग्जांपल कौन देगा, इसकी एग्जांपल कोई दे सकते हैं? सर ओपन की जी नहीं, क्लोज सिस्टम की एग्जांपल कह रहा हूँ, क्लोज सिस्टम की एग्जांपल। क्लोज सिस्टम क्या है, मैस इंट्रैक्शन नहीं है, एनर्जी इंट्रैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। उसकी कोई एग्जांपल बताएं। देखिए वैसे तो हम जनरली आम तौर पे थर्मोडायनामिक्स में सिंपल हम एग्जांपल देते हैं कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस बंद है आपकी, ठीक है, कोई इन आउट नहीं है, ऊपर उसका पिस्टन फिक्स्ड पिस्टन है, वो पिस्टन मूवेबल भी हो सकता है या फिक्स्ड भी हो सकता है, नहीं, लेकिन कहीं भी उसका वेंट इन आउट नहीं है, और वो जो गैस अंदर मौजूद है, तो अगर उस पिस्टन को मैं नीचे प्रेस करता हूँ, प्रेस कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैं गैस पे वर्क कर सकता हूँ, या पिस्टन ऊपर उठ सकता है, उसका मतलब ये होता है कि गैस सराउंडिंग पे वर्क कर रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। या इसी तरह मैं उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उस सिलेंडर को हीट अप कर सकता हूँ, उस फॉर्म में क्या होगा, हीट जब बाहर, यानी कि जो मैं हीट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, मैं तो सराउंडिंग का पार्ट हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि मैं जो सराउंडिंग को उसको हीट जब अंदर गैस को दे दिया, तो इसी तरह, या उसको कूल डाउन करके तो अंदर से जो है वो हीट जो सराउंडिंग में जा रही है, तो इसी तरह जो आपके पास पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म के अंदर जो गैस बंद है, वो जो सिस्टम होगा वो क्या, वन ऑफ द एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की, क्या है, उसके अंदर मैस इन आउट नहीं हो रहा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वर्क या हीट जो वो इंटरेक्ट कर होता है, उसमें एनर्जी इंफ्लेक्शन उसकी सराउंडिंग के साथ हो रही है। इसकी रियल एग्जांपल जो है आपके पास पिस्टन सिलेंडर इंजन की अगर हम एग्जांपल ले लें, उसमें यही है कि जब आपका मिक्सचर इन हो जाता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर जब इन हो चुका हुआ है और आपके वेल्व जब क्लोज हो चुके होते हैं, और उसमें उस टाइम जब उसमें बेसिकली इनसाइड कंबस्टन होती है, और उस कंबस्टन के रिजल्ट्स में वो जब एक्सपेंशन होती है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है कि जब एक्सपेंड करेगा तो बेसिकली सराउंडिंग को वर्क आपका, वो सिस्टम सराउंडिंग को वर्क दे रहा होता है, और लेकिन कोई मैस इंट्रैक्शन अभी नहीं होती जब तक वो इनफ वर्क आपको आउट नहीं हो जाता, उसके बाद जाके आपके जो है वो उसके वेल्व जो है वो एग्जॉस्ट वेल्व उसके ओपन होते हैं कुछ डिलेड के बाद। तो वो जो बीच में वो वाला जो टाइम है जिसमें अंदर इग्निशन होती है और वो जब एक्सपेंशन हुई, तो वो भी बेसिकली आपका जो उस टाइम सिस्टम का बिहेवियर है, वो क्या है, वो क्लोज सिस्टम वाला बिहेवियर होता है उसका अंदर, तो यानी कि उसमें कोई मिक्सचर या एग्जॉस्ट, अभी ना एग्जॉस्ट हो रहा था ना मिक्सचर इन हो रहा था, सिंपल अंदर क्या था, जो मिक्सचर था उसकी इग्निशन हुई, और उस इग्निशन की वजह से उसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े, और अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज के रिजल्ट में अब क्या होगा, वो पिस्टन के ऊपर वो फोर्स लगाता है, और हाईली फोर्स लगती है तो वो फिर एक्सपैंड करना शुरू करता है, तो वो जब एक्सपैंड करता है तो मीन क्या, वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वो बेसिकली सराउंडिंग के साथ इन द फॉर्म ऑफ वर्क इंटरेक्शन कर रहा है, अभी कोई उस टाइम पे कोई मैस इंटरेक्शन नहीं है, तो वो वाली भी एग्जांपल बेसिकली अभी क्या, वो क्लोज सिस्टम उस टाइम उसका बिहेवियर है। अच्छा, ओपन सिस्टम कौन से हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ
एनर्जी जिस तरह क्लोज सिस्टम इंटरेक्ट करता है एनर्जी की फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन प्लस इन द फॉर्म ऑफ मास भी इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे पास ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम की कोई एग्जांपल देगा? कप ऑफ वाटर बॉइलिंग इन अ पॉट, जी पानी जो उबाल रहे होते हैं एक बर्तन में। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट इंटरेक्शन है, लेकिन अगर ओपन बर्तन है, ओपन है पॉट, अगर तो क्लोज्ड है फिर नहीं। अगर वो ओपन है तो वहां से आपका क्या क्या हो रहा है कि अंदर से जो ऊपर जो बॉइलिंग हो रही है, ये वेपोरेशन हो रही है, उसके रिजल्ट्स में अगर आपके जो है वो सराउंडिंग में आपके वेपर्स जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मैस भी आपका सराउंडिंग में जा रहा है, तो ओपन सिस्टम होगा। इसके अलावा आपके सिंपली ये जो आपके पंप्स हैं, पंप्स आपके हो गई, टरबाइंस हो गई, कंप्रेसर वगैरह, ये सब ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो आपके पास लेट्स सी यहाँ पे, ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेट मी सी, मैं अगर यहाँ कहीं पे लिख सकूंगा, मैं तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। सिंपली एक उसमें दो थे, क्लोज सिस्टम के लिए भी था। क्या अच्छा, इसमें क्लोज सिस्टम के लिए भी था और लेजर पॉइंटर, अच्छा हमारे पास क्या था वो क्लोज सिस्टम के लिए। अगर मैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ तो किस तरह लिखूंगा? हमारे पास क्या है, डेल्टा, ये क्या हो रहा है, पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, स्लाइड शेयर हुई है ना, ये दोबारा करनी पड़ेगी, पर करेंगे दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा ये हुआ सिंपल। अगर हम लिखते हैं हमारे पास क्लोज सिस्टम के लिए, तो हमारा एक्सप्रेशन ये होता था, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता था ना। इसमें जरा देख लेना, वो क्लॉज को होता है कि अगर आप वर्क जो है वो सिस्टम इनटू द सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हैं या फ्रॉम द सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये जो साइन, उसी हिसाब से साइन कन्वेंशन होते हैं ना। इसी तरह जो हीट है टू द सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हैं या फ्रॉम द सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हैं। आमतौर पे हीट दो तरह के यूज करते हैं। हीट जो है वो आपने मकानिकी की माइट भी बुक देखी हो, मकानिकी की बुक में, और जो सेंजल या ये इवन स्पेशली इसकी ब्रॉन्ज पीरो की बुक है, इन दोनों में थोड़ा साइन के कन्वेंशन का डिफरेंस इसकी वजह से आपके पास है वो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू एक में आता है और एक में डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू आता है। तो ये आपने जरा वो माइंड में रखना है कि अगर आप जिस एक्सप्रेशन जिस बुक का यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन उसी का यूज करेंगे। तो अब डेल्टा क्यू जब वो टू द सिस्टम अगर आपने पॉजिटिव रखना है, मैं इसको बल्कि ये करता हूँ, ये जरा मुझे यार कंफर्म भी कर देना जरा, ये क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। एक्सप्रेशन यही है, ये पॉजिटिव क्या है, टू द सिस्टम सॉरी, और ये डेल्टा डब्ल्यू ये कब पॉजिटिव है, फ्रॉम द सिस्टम।
फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन इस तरह आता है। तो अब आपके पास पॉजिटिव डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ? अब डेल्टा ई जो क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, ये मैं क्लोज के लिए करूं तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास डेल्टा ई के, ये बाय द वे अगर मैं बात ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये डेल्टा ई इक्वल डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लोज या ओपन सिस्टम, ये एक जेनेरिक एग्जांपल है। तो आपके पास इसको फिर मजीद आगे वो करते हैं उसमें क्लोज सिस्टम के लिए और ओपन सिस्टम के लिए, तो वो फिर एक्सप्रेशन आगे फिर डिफरेंट बनते हैं। अगर मैं क्लोज के लिए लिखता हूं तो फिर मेरे पास वो क्या बनता है, क्लोज के सिनेरियो में हमारे पास जो डेल्टा ई है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली डेल्टा यू रह जाता है, यानी कि U2 माइनस U1, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है सिंपली। इसमें कोई मैथ इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कोई फ्लो वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जीज नहीं होती, ठीक है। तो इस आई मीन जो बल्क मूवमेंट है उनकी, तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, वैसे तो मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बल्क फ्लो की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है और ना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए सिंपली आपके पास ये एक्सप्रेशन बचता है क्लोज सिस्टम के केस में। और ये तो अब इसमें अगर हम नोट करें तो U2 माइनस U1 पॉजिटिव कब होगा, मीनिंग U2 बढ़ेगा, यानी कि सिस्टम एनर्जी कैसे बढ़ेगी? अगर डेल्टा क्यू वो पॉजिटिव कब है, जब टू द सिस्टम है, तो लिहाजा मैं लेस सिस्टम को मैं 10 देता हूँ, तो ये मेरे पास 10 आ गया और वो पॉजिटिव लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। और माइनस में से अगर मैं वो क्या करूँ, उस सिस्टम में से मैं अगर लेस 10 में निकालता हूँ तो पॉजिटिव होगा ना, अगर मैं उसमें से जो ले रहा हूँ वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं माइनस और वो वाला 10 जो पॉजिटिव लिखूंगा वो 10 आएगा, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू सिंपली मेरे पास 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो लेकिन अगर मैं इसी तरह क्या करता हूँ, सिस्टम को वर्क भी देता हूँ और मैं हीट भी देता हूँ, उस टर्म में फिर मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम को वर्क दे रहा हूँ, सॉरी हीट दे रहा हूँ, वो तो प्लस में आएगी। लेकिन यहाँ पे जो वर्क अगर दे रहा हूँ तो वो वर्क जो देने वाला है वो क्या होगा, हमने कहा था कि जो फ्रॉम द सिस्टम है वो पॉजिटिव, तो वर्क जो दे रहा हूँ वो माइनस पे 10 में लिखूंगा। तो फिर ये क्या हुआ, ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10, तो ये मीन क्या हुआ, 20, तो इसमें क्या हुआ कि उसकी 20 जो है वो लेस किलो जॉल में है, ये जॉल में, इतनी उसकी एनर्जी उसकी बढ़ेगी। ये बेसिकली ये U2 माइनस U1 यही आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क हीट भी मैंने उसको दी, वर्क भी मैंने उसको दिया। तो बेसिकली इस तरह ये जो माइनस साइन है, ये बेसिकली इसी चीज को डिपिक्ट कर होता है कि आपने किस तरह जो है वो वर्क को पॉजिटिव फ्रॉम द सिस्टम ले रहे हैं या नेगेटिव फ्रॉम द सिस्टम ले रहे हैं। अगर फ्रॉम द सिस्टम जो है ये नेगेटिव होता तो फिर यहाँ पे ये प्लस आना था। अच्छा, एक तो ये क्लोज सिस्टम में आपके पास जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, मैं इसको हमारे पास सिंपली हमारे पास बनता है वो यही, हम उसको ये हमारे पास चले सिंपली ये डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। अब ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा ई का, ओपन सिस्टम में डेल्टा ई जो है वो, अब ओपन सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी जब इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी एनर्जी में चेंज आ सकता है, हम यानी एक्सपेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड किए तो वो सिंपल इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आता है, जो एनर्जी चेंज होती है सिस्टम की। यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास डेल्टा के भी हो सकता है प्लस डेल्टा पी हो सकता है प्लस डेल्टा यू जो है इस तरह वो भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उसमें एक और है जिसका फ्लो वर्क बोलते हैं, डेल्टा पी भी, ये भी हो सकता है। तो ये जो है ये आपका जो है वो इक्वल टू डेल्टा इक्वल, ये आपका आ जाता है जब ओपन सिस्टम होता है। बाकी इक्वल टू आ गया यही डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, ये एक्सप्रेशन आपके पास। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को इक्वेशन को 1 कहता हूं, अगर मैं इसको मैं रीअरेंज करूं, डेल्टा की के ई क्या है, डेल्टा के ई जो है वो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, के ई है क्या, ये है हाफ, लेट्स सपोज आपके पास मैथ है, एक ही मैथ से एक ही इन आउट करते हैं एम, ये और ये क्या आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इसी तरह p जो है वो हमारे पास क्या आएगा,
2 माइनस V1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा U प्लस डेल्टा P, ये बेसिकली हमारे पास, इसको हम एंथैल्पी डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा की फॉर्म, यानी कि बेसिकली क्या होता है, H इक्वल हमारे पास क्या है, वो U प्लस P, ये हमारे पास बेसिकली एंथैल्पी होती है। ये हमारे पास डेल्टा एंथैल्पी की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। अच्छा, अब अगर इसी इक्वेशन को, इसी को अगर हम यही चीजें इसमें पुट करके इसको रीअरेंज करें, तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन बनता है। ये डेल्टा क्यू को मैं इधर रखूं, आई मीन डेल्टा क्यू को, और यहाँ से मैं क्या करूं, इधर से मैं जो ये लेट्स सपोज क्या था, 2 माइनस 1 था ना, तो 1 वाले मैं क्या करूं, 1 वाले मैं इधर ले जाऊं, तो डेल्टा यानी कि 1 वाले माइनस हो रहे होंगे ना, ये 2 माइनस 1 है ये वाले, तो 1 वाले इधर ले जाऊं, तो ये डेल्टा क्यू माइनस इसी तरह हाफ mv1 स्क्वायर, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, फिर वो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, इधर इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ जो mgz1 हो गया, इसी तरह प्लस जो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, वो h1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा w माइनस है ये इधर ले आऊंगा, तो यहाँ इस तरफ फिर क्या हो जाएगा, इधर डेल्टा w के साथ फिर क्या हो जाएंगे आपके पास m हाफ mv2 स्क्वायर और इसी तरह प्लस mgz2 और प्लस इसी तरह आपके पास h2, इसी तरह प्लस आपके पास डेल्टा w, तो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क ये है, इसने क्या किया हुआ है कि इसको इसने वो एज h अलग अभी तक नहीं किया हमने, इसको एज h किया हुआ है। ये एक्सप्रेशन सिंपल इस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। अब एक और चीज है, इस ये जो बेसिकली जो एमएल की जो बुक है, इस बुक में थोड़े से एक्सप्रेशन आपको डिफरेंट लगेंगे। ये एक्सप्रेशन आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये वाला। इसमें जो जीसी है ना, ये तो सिंपली कन्वर्जन कांस्टेंट है, इसको छोड़, इसको भूल जाएं। अगर आपके पास एसआई यूनिट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है, एसआई यूनिट्स में, सॉरी ओहो ऐसा यूनिट्स में हमारे पास क्या होता है, ये जीसी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम जब अब आएगा तो उसमें ये आई थिंक 32 पॉइंट समथिंग इसकी शायद 1 है, शायद 32 पॉइंट समथिंग इसकी कुछ वैल्यू है। तो ये सिंपली बेसिकली यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है, ये जो जीसी से यहाँ पे स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज ये बेसिकली क्या, ये mgh, इसी तरह ये हाफ mv स्क्वायर और इसी तरह आपके पास ये इंटरनल एनर्जी और प्लस ये आपके पास फ्लो वर्क है, इसी तरह ये आपके पास हीट है, और यही एक्सप्रेशन सेम दूसरी तरफ और यहाँ पे तरफ आपके पास वर्क है। हाँ जी, समझ आया कुछ? यस, ठीक हो गया। अच्छा, आगे ये वही एंथैल्पी फॉर्म में उस एक्सप्रेशन को भी बात मेंशन किया। तो ये लास्ट बात रिपीट कर दो। जीसी वाली, यस सर। हाँ, यहाँ पे ये जो जीसी है ना, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो आपके पास ये जी है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप इस जीसी को सिंपली यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन बनता है जो हमने थर्मोडायनामिक्स 2 में हमने पढ़ा हुआ था। इस बुक में उसने क्या किया है कि एक स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया उसने यहाँ पे जीसी और जीसी की वैसे जब एसआई यूनिट्स उसने इस तरह किया कि अगर आप एसआई यूनिट्स लेते हैं तो आप क्या करें, इसको सिंपली इसको 1 कर दें, फिर तो कुछ भी नहीं है, वही जिस थर्मो में हमने पढ़ा था ये वही वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश यूनिट्स की अगर आप यूज करते हैं, यहाँ आई मीन क्या हुआ, यहाँ पे पाउंड्स की बात कर रहे हैं या फीट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में ये आपके पास इसकी 32 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू है, वो आपको फिर पुट करनी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश सिस्टम के सिनेरियो में ये आपके पास है। तो ये सिंपली जो है ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है जो यहाँ पे ये जो जीसी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और समझ आया? यस सर। ठीक है। हाँ, अगर आप सिंपली ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर तो ये 1 हो जाएगा, वही एक्सप्रेशन सिंपली होगा जो पहले हमने पढ़ा है। तो आप सिंपली उसी तरह इसको आप यूज करें, अगर ऐसा ही यूनिट्स अगर आप यूज कर रहे हैं।
बेसिक डेफिनेशंस आपको वैसे बेसिक डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी की कोई एक्सप्लेन करेगा? या इंटरनल एनर्जी की अगर मैं कहूँ इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है इब्राहिम? सर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एंड मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी सर, ये इंटरनल एनर्जी में आ जाती है, टोटल हीट कंटेंट को मिला के भी। और कोई? एनर्जी जो रैंडम और डिसऑर्डर मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं उसकी एनर्जी। अच्छा, बेसिकली इंट्रिंसिक एनर्जी भी आमतौर पे ना, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा तो इसको वर्ड यूज करते हैं। इंट्रिंसिक एनर्जी सारी वो एनर्जीज जो कि उसकी जैसे आपने कहा ना, उसकी रैंडम मोशन जो है वो भी आएगी एग्जैक्टली। रैंडम मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? वो बेसिकली टेम्परेचर है। टेम्परेचर डेफिनेशन ही क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी आ गई। उन मॉलिक्यूल्स की आपस में इवन बॉन्डिंग्स की एनर्जीज आ गई, ठीक है। तो एज अ बल्क मूवमेंट जो है, यही मैं पहले भी बात करते, इस चीज को हमेशा डिफरेंशिएट कीजिएगा। यहाँ पे ये जो हम लोग इस जगह पे ये जो mv² लिखते हैं ना, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये बल्क फ्लो की मूवमेंट है। लेट्स सपोज एक फ्लो है, आपके पास पंप में वाटर आपका इन हो रहा है, तो वो किस वेलोसिटी से इन हो रहा है, ये वो है। लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की उसके अंदर जो जिगजैग मोशन होगी, उनकी वेलोसिटी वो डिफरेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर ये वेलोसिटी नहीं आती, वो दूसरी जो जिगजैग उनकी अपनी जो मोशन है वो। तो बाकी जो भी एनर्जी उनकी केमिकल एनर्जीज, उनकी जो बॉन्डिंग्स की एनर्जीज, उनकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीज, जो वो सारी की सारी बेसिकली इंट्रिंसिक एनर्जीज वो आपकी इंटरनल एनर्जी की में बेसिकली वो आपकी आती है। एंथैल्पी सिंपली क्या है? वो एनर्जी तो है ही है, लेकिन प्लस उसके अलावा, यानी कि वो जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लो इन हो रहा है तो अपने साथ एक इंटरनल एनर्जी लेकर है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस जो फ्लो वर्क इन्वॉल्व होगा उसके इन या आउट होने पे, वो बेसिकली उन दोनों का हम सम करें तो हमारे पास एंथैल्पी आता है। और अब नोट कीजिए कि हम जब ओपन सिस्टम के ऊपर हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास एंथैल्पी की फॉर्म में एक्सप्रेशन आता है, जिस तरह ये हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे U और प्लस PV आता है। लेकिन क्लोज, जी प्लीज। ये इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती मॉलिक्यूल्स की? या देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी एनर्जीज हैं, वो चाहे आप उसको पोटेंशियल कह लें, बॉन्डिंग्स की वजह से कह लें, कुछ भी कह लें, आपस में वो आएंगी। लेकिन जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये वो है जिस तरह आपको, चले मैं पंप्स की एग्जांपल दे रहा था। अब लेट्स सपोज मैं इस तरह ये एक बनाता हूँ, पंप बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पंप है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लो आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अब लेट्स सपोज मैं अपने सिस्टम को इस तरह करता हूँ, ये मैंने सिस्टम आप कोई भी बाउंड्रीज आप कर सकते हैं, सिर्फ उस पंप के क्रॉस कर सकते थे, या आपने ये पूरा एनवेलप अपने ले लिया, कुछ भी। अब अगर मेरे पास इस यहाँ पे अच्छी खासी हाइट है और इसमें ये डिफरेंस है, ठीक, तो यहाँ पे ये जो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के दरमियान ये जो डिफरेंस है, ये मेरे पास पोटेंशियल, इसको मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। लेकिन जो आप बात करें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक बिगर फ्लो हो रहा है, उस बिगर फ्लो में आपके पास एक पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट के दरमियान कहीं पे अगर लेट्स सपोज कोई डेल्टा H आ रहा है, तो वो आपके पास वो PE वाली, वो PE में आएगा,
लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की आपस में किसी किस्म की कोई भी उनकी बॉन्डिंग या इसी तरह उनकी जो है वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीज हो गई या कोई भी डिफरेंट केमिकल एनर्जी कुछ भी, वो आपके पास वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आएगी। अंडरस्टैंड करना मेरी बात को, कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह वो जिस वेलोसिटी से ओवरऑल मूव कर रहे हैं वो हम उनको काइनेटिक एनर्जी में हम कहते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं या उनकी इसी तरह आपस में बॉन्डिंग्स की वजह से, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं आपस में, वो है वो सब के सब वो यू में आती है। लेकिन बल्क फ्लो, ओवरऑल फ्लो जो है वो कितनी हाइट गेन करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, ये उस ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी क्या है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में आएगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अच्छा हम बात कर रहे थे कि इंटरनल एनर्जी के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा दो और डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट की को डिफाइन करेगा कोई? सिंपल डेफिनेशन। Sir, amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water. बिल्कुल, किसी भी सब्सटेंस का एक जो है एसआई की फॉर्म अगर बात करें तो 1 kg जो है उस सब्सटेंस का जो 1 kg मास का उस, ठीक है, वो वाटर हो सकता है, कोई भी गैस होती है, उसके 1 kg का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी वो जो है हमारे पास, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई गैस है, इसके अंदर यहाँ पे गैस है, इस गैस की अंदर, इस गैस की मैंने अगर 1 सेंटीग्रेड लेट्स सपोज या 1 केल्विन जो भी है इक्वल हैं दोनों, तो वो अगर मैंने टेम्परेचर का राइज कर दें तो मुझे जितनी हीट चाहिए होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, मैंने 1 डिग्री की बात किया है तो बाय द वे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये पहले 25 पे था, तो 25 से मुझे फिर किस पे लेके जाना है, 26 पे ले जाना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 100 पे था तो 100 से मुझे 101 पे लेके जाना है। ये भी माइंड में रखिएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ जो है ना इनकी नेचर के ऊपर। ये जरा चेक कर लीजिएगा, आई हैव टू कंफर्म मोनोटर्मिक में, डायटर्मिक में, ट्राइटर्मिक डिफरेंट गैसेस में इनके बिहेवियर जो है आई थिंक डिफरेंट है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी लेट्स सपोज आपको 25 से 26 पे कितनी हीट चाहिए और इससे 100 से 101 पे कितनी चाहिए। मोनोटर्मिक में क्या है और ये ड्राई या ट्राइटर्मिक में क्या है, ये जरा चेक करके मुझे अपने अगली क्लास में मुझे बताना है, ठीक। समहाउ स्पेसिफिक हीट की सिंपल डेफिनेशन यही है कि 1 डिग्री इंक्रीज करने के जो आपको जो हीट चाहिए तो वो स्पेसिफिक हीट है। तो अगर वो आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, लेट्स सपोज एक रिजिड कंटेनर है, इस सिनेरियो में अगर 1 डिग्री 1 kg का इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास सिनेरियो ऐसा हो कि जिस तरह ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है, सॉरी यार, कि हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है और इस सिनेरियो में हमारे पास अगर गैस बंद हो, ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ अंदर गैस है, तो अब क्या है कि ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ उठ सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से हमने हीट इसको हमने दी इधर, लेट्स सपोज यहाँ से हमने इसको हीट दिया है, क्यों दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर भी अब बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी जो वो लेट्स सपोज 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जो भी कह लें आप, वो बढ़ना चाहिए, बढ़ा। लेकिन साथ ही क्या होगा, जब थोड़ा हीट अप होगा तो ये ऊपर की तरफ भी उठेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने कांस्टेंट इसका वेट है तो प्रेशर फिर जो है वो बढ़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर उठ जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रखेगा। इस सिनेरियो में आपके पास जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर जो है वो सीपी से प्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप उसको वो हीट अप, इस सिनेरियो में क्या था कि जब आप रिजिड होता है तो उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है आ रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट है और ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है आपकी, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब बताएं सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी या सीवी की वैल्यू ज्यादा होगी और
क्यों, क्या कुछ बताएंगे? हेलो सर सीपी ज्यादा होती है सर। सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, एग्जैक्टली। सीपी की वैल्यू ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसमें देखें दोनों आ रहे हैं। एक तरफ तो इसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, जिस तरह उसने बढ़ाया उधर बढ़ा था, वो तो आनी, हीट ऐड होनी होनी, लेकिन इसमें प्लस ये आ रहा है कि सराउंडिंग की तरफ वर्क भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट है वो उसको दोनों काम करना है। उसने क्या करना है, उसकी एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, मीन क्या हुआ, ये इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ी, प्लस जो है वर्क जो सिस्टम से बाहर जाएगा वो भी काम करना है। ये सुपर वाले काम में क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो क्या था, ये इंटरनल एनर्जी के ऊपर कंज्यूम हुआ और कुछ भी नहीं था, वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये डिफरेंस। और ये इसके बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इसके साथ और ये भी चीज चेक करना है। जो आपके पास u आया, u इसी u के साथ प्लस अगर मैं ये करूं तो ये वर्क आपके पास बॉडी वर्क में आता है आपके पास p इंटू ये v। तो ये बेसिकली ये अगर यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास इसलिए एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रही होगी, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर के साइड में। इसलिए ये देखें इसका इनका आपस में जो रिलेशनशिप है यहाँ पर, क्योंकि एंथैल्पी इसलिए आ गई। अब अच्छा, अब आपके पास बेसिकली क्या है, बाउंड्री मूव कर रही है, ठीक है। अब आपके पास इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क आपके पास है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी आपके पास आ रही है। ये वो बेसिक अपने एक्सप्रेशन आपने थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस आपके पास आता है। बाकी ये रिलेशनशिप है बेसिक, आपका गैस कांस्टेंट है, वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस तरह एक एक्सप्रेशन है गैमा के साथ भी इसका रिलेशनशिप है। जो गैमा का पता है ना, जो गैस का कांस्टेंट होता है गैमा, so Cp divided by Cv। Cp डिवाइडेड बाय Cv। तो आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को यूज करें तो आप ये इसके दरमियान और इसके दरमियान रिलेशनशिप हम लोग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पे ये देख के इसको स्टडी कीजिएगा। सिंपल सी हैं, लेट्स सपोज हम इसी फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनामिक्स को जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर, तो उसका जो फाइनल हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, जैसे स्टीम जनरेटर है। स्टीम जनरेटर बेसिकली बॉयलर है। वैसे तो इसका जो टेक्निकल नाम स्टीम जनरेटर बनता है क्योंकि इसने स्टीम जनरेट करनी है, और बॉयलर इसका वन ऑफ द पार्ट होता है। यानी कि अगर मैं सिंपली ये बनाऊं ना, बेहतर है हम साथ साथ चलेंगे, करते जाते हैं, क्लियर होती जाएंगी चीजें। कि अगर हम इसको सिंपली देखें तो हमारे पास क्या होता है, जिस तरह ये मैं डोम बनाऊं, इस डोम में क्या होता है, सबसे पहले ये आपके पास, सॉरी यार, एक तो पहले ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है। अच्छा, ये हुआ, इसके बाद ये यहां से आपका पंप इन करता है, ये पंप का एग्जिट है ये वाला। तो 1 से आपके पास स्टीम जनरेटर में इन होता है, और यहाँ से लेट्स सपोज ये फॉर एग्जांपल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 पे आपके पास एग्जिट होता है, फिर ये टरबाइन में जाता है। तो ये जो सारे का सारा ये है आपके पास 1 to 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम स्टीम जनरेटर बोलते हैं, ये हमारे पास स्टीम जनरेटर है। इस स्टीम जनरेटर में ये जो हमारे पास होता है इसको हम इकोनोमाइजर बोलते हैं, जो 1 to 2 रखा है मैंने, 1 to 4 था। 1 to 2 इकोनोमाइजर होता है जिसमें क्या सेंसिबल हीटिंग हो रही है। फिर 2 to 3 जो है ये हमारे पास बॉयलर होता है, इसमें बॉइलिंग हो रही है। अब 3 to 4 जो हमारे पास क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। 3 to 4 हमारे पास क्या होता है, सुपर हीटर होता है। ठीक हो गया। तो बॉयलर बेसिकली ये है, लेकिन आमतौर पे कॉमनली समटाइम जो है वो बॉयलर की टर्म ओवरऑल भी वो बस यूज कर देते हैं बॉयलर। अगर आप देखें कहीं पावर प्लांट विजिट करें तो मोस्टली आमतौर पे उसको कोई लोग स्टीम जनरेटर भी करेंगे, कुछ उसको ओवरऑल बॉयलर का नाम देंगे, लेकिन बेसिकली बॉयलर ये कंपोनेंट है। अदरवाइज हमने पूरे सारे ओवरऑल जो है वो कंपोनेंट की बॉयलर कहते हैं। बहरहाल इस स्टीम जनरेटर के ऊपर अगर हम फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी सिंपल एक्सप्रेशन लिखें। हम ओपन सिस्टम के ऊपर नहीं रखना एग्जांपल, तो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का एक्सप्रेशन आप यूज करें जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जीज आ रही है, पोटेंशियल एनर्जीज आ रही हैं, आपके पास एंथैल्पीज आ रही हैं, और बाकी वर्क और हीट आपके पास आ रहा है। एंड तो
स्ट्रीम जनरेटर के सिनेरियो में आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मकसद कोई एक्सेलरेट करना नहीं होता फ्लो को। पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस भी बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो बॉयलर की हाइट जहाँ पे इन हो रहा है और आउट हो रहा है उन दरमियान में कोई हाइट का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों नेग्लिजिबल हो गए। बाकी इसमें कहीं भी वर्क आप नहीं देते, इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोवाइड करते हैं, कहीं कोई बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही, तो सिंपली फ्लो जब वो हीट होके जा रहा है और हीट होने की वजह से बेसिकली वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसलिए इसमें आपके पास जो वर्क है वो भी जीरो हो गया। तो सिंपली आपके पास क्या बचता है, आपके पास जो एंथैल्पीज बचती हैं और आपके पास हीट जो आप इन दे रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह करता है। इसी तरह टरबाइन के सिनेरियो में आपके पास जो है वहां पे हीट नहीं है, वहां पे बेसिकली वर्क इंट्रैक्शन है। इसी तरह पंप के सिनेरियो में भी वर्क इंट्रैक्शन है, और इसी तरह नोजल है, नोजल में आपके पास ना इसका मकसद हीट इंटरैक्ट करना है, ना इसका मकसद वर्क इंटरैक्ट करना है, इसका मकसद क्या है, एक्सेलरेट करना फ्लो को। थ्रॉटलिंग है, थ्रॉटलिंग करना मकसद जो है वो हीट देना लेना मकसद नहीं है, ना वर्क इसमें लेते हैं, ना ही पोटेंशियल एनर्जी, ना ही काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपके पास एक्सप्रेशन जो वो किस तरह का बनता है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर आपने जो वो आपने काइंडली ये अप्लाई करके ना ये आपने करना है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। एक स्लाइड पीछे कीजिए, सॉरी क्या कह रहे थे? एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। अच्छा ये वाली और पीछे, बस सर ये वाली, जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इब्राहिम है बल्कि, हेलो अटेंडेंस, एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं अटेंडेंस आप लोगों की पिक्चर बना लेता हूँ मैं। सर इसकी बुक क्लास सर होगी। आप अपलोड कर दें। अच्छा मैं इसकी बुक अपलोड कर दूंगा। ठीक दूसरी क्लास कितने बजे है? हमारी सर अभी 9:30 बजे सर। कौन सी?